तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वेलोड स्टार। जहां हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लोफिंग ने फाइनली नाइन डार्कनेस मास्टर का ब्लड वाटर चुरा लिया था, जहां उसे नाइन डार्कनेस मास्टर ने पकड़ भी लिया था, पर फिर भी लोफिंग वहां से सही सलामत निकल गया। और अब बारी है उसके थर्ड क्लोन बॉडी को क्रिएट करने की। तो चलो देखते हैं लोफिंग ये फीट कैसे हासिल करता है। एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के ट्रेजर लैंड में हमें दिखाया जाता है हमारा विलन बार्क मिरर एम्परर, जो अपनी इंजरी से जो ट्रोयान ने उसे दी थी उससे काफ़ी रिकवर हो चुका था, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा ग्लूमी लग रहा था। जब वो सुनता है कि लोफिंग का ओरा सेक्टर लॉर्ड ओरा नहीं रहा, तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। उसे डर था कि अगर लोफिंग अनडाइंग बन गया तो वो उसे मार डालेगा, लेकिन अगर लोफिंग को कोई नया ट्रू ट्रेजर मिल गया तो वो उससे छीन लेगा। वो किसी भी हालत में अपना बदला लेना चाहता था। लोफिंग इन सब अफवाहों से बेखबर था। वो तो अपने पैलेस में शांति से प्रैक्टिस कर रहा था। अब लोफिंग को नाइन रिमोटनेस स्पेस से वापस आए हुए पूरे 500 साल बीत चुके थे। तभी हमें एंसेस्ट्रल गॉड साइट के लैंड ऑफ ट्रेजर का नज़ारा दिखाया जाता है। वहाँ एक पहाड़ पर कुछ लोग ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। तभी उनमें से एक फाइटर बोलता है, भाई बहुत टाइम हो गया, कोई नया ट्रेजर नहीं मिला है। यहाँ लोग बोलते तो है कि काउंटलेस ट्रेजर है, पर कोई दिखता नहीं। लेकिन जब ट्रेजर अपीयर होता है तो वो नज़ारा काफ़ी थ्रिलिंग होता है, और अगर ट्रेजर रोज़ मिलते तो उनकी वैल्यू ही क्या रह जाती। उसकी आंखों में एक एक्सपेक्टेशन थी कि काश अगला ट्रेजर उसे मिल जाए। तभी पीछे से कोई हंसता है और बोलता है, सपने मत देख, तू यहाँ लाखों बार आ चुका है पर तुझे एक भी ट्रेजर नहीं मिला। लेकिन अगले ही पल अचानक क्राउड में एक हलचल मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे ये तो ब्लेड रिवर एम्परर आ रहा है। सब हैरान थे क्योंकि लोफिंग इतने सालों बाद दिखाई दिया था। सबकी नज़र लोफिंग पर टिक जाती है, जो सीधा सबसे ऊंचे माउंटेन को टारगेट कर रहा था। लोफिंग मन ही मन खुश होता है कि वो यहाँ कितना फेमस है। पिछले 500 सालों में उसकी थर्ड बॉडी ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी थी, और उसे बस 100 साल और लगेंगे अनडाइंग लेवल पर पहुँचने में। वो सोचता है, मैं अभी सेक्टर लॉर्ड हूँ, शायद कुछ सुप्रीम बिंग्स ने सेक्टर लॉर्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेजर छुपा रखे होंगे। अगर मैं अनडाइंग बन गया तो मैं वो ट्रेजर्स नहीं ले पाऊँगा, इसलिए वो अनडाइंग बनने से पहले अपना लक ट्राई करना चाहता था। लोफिंग का टारगेट था वो 108 सबसे ऊंचे माउंटेन्स। हर एक माउंटेन में एक सुप्रीम ट्रेजर छुपा हुआ था, और अभी तक सिर्फ 42 ट्रेजर ही लोगों द्वारा क्लेम किए गए थे। बाकी ट्रेजर्स अभी भी अपने सही मास्टर का वेट कर रहे थे। तभी क्राउड में बातें शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं, लगता है ब्लेड रिवर एम्परर भी ट्रेजर के लिए आया है। पहले जब वो आया था तो बेशियन नाइट से झगड़ा करके चला गया था, पर अब वो सीरियस लग रहा है। लोफिंग ने सीधा एक सबसे ऊंचे माउंटेन को टारगेट किया था। तभी वहाँ से एक फिगर दिखाई देता है, बार्क मिरर एम्परर। जब लोग पूछते हैं क्या लोफिंग को कुछ मिलेगा, तो बार्क मिरर एम्परर स्मग करके बोलता है, यह ट्रेजर तब से है जब से एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल बना है। र्यूमर है कि किसी एंसेस्ट्रल गॉड ने इन्हें खुद रखा था। हिस्ट्री में कई सेक्टर लॉर्ड लेवल स्पेसिफिक लाइफ फॉर्म्स ने ट्राई किया, पर फेल ही हुए हैं। ब्लेड रिवर एम्परर तो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। बार्क मिरर वहाँ से एटीट्यूड में निकल जाता है, और बाकी लोग सोचते हैं कि ये स्पेशल लाइफ फॉर्म लाइक बार्क मिरर किसी की इज्जत नहीं करते, बस यूनिवर्स ओवरलोड से डरते हैं। लोफिंग को इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं था। वो सबसे ऊंचे माउंटेन पर लैंड करता है। रूल सिंपल है, अगर आप क्वालिफाइड हो तो ट्रेजर अपने आप सामने आ जाएगा। लोफिंग वेट करता है पर कुछ नहीं होता, हर बार फेल। क्राउड में गॉसिप शुरू हो जाती है। बार्क मिरर एम्परर खुश होकर बोलता है, मैंने बोला था ना, ये लोफिंग 90% ट्रोयान नाइट का डिसिपल है, और मैं उस ट्रोयान नाइट से नफरत करता हूँ क्योंकि उसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। बार्क मिरर एम्परर सोचता है कि जैसे ही वो यूनिवर्स नाइट बनेगा वो सबसे पहले ट्रोयान नाइट को मारेगा। लोफिंग रुकता नहीं है, वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पर चला जाता है। वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो एक के बाद एक माउंटेन और लेक्स पर जाता है, लेकिन सब जगह फेल। लोफिंग नोटिस करता है कि लोग उसे बहुत हॉस्टाइल नज़रों से देख रहे थे। वो समझ जाता है कि ये लोग पर्सनली उससे नहीं बल्कि ह्यूमन से नफरत करते हैं, क्योंकि ह्यूमन यूनिवर्स की एक पीक रेसेस में से एक है। दूसरी रेस के लोग लोफिंग को देखकर गालियाँ दे रहे थे, और लोफिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचता है, जो मेरी रेस का नहीं वो मेरा सगा नहीं हो सकता। ये यूनिवर्स है भाई, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल चलता है। द वीक आर द प्रे फॉर द स्ट्रॉन्ग। फाइनली लोफिंग 106 नंबर के माउंटेन पर पहुँचता है, लेकिन अब तक लोफिंग की उम्मीद भी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो 106 नंबर के माउंटेन पर लैंड करता है, तभी होंगलोंग की आवाज़ के साथ
पूरा माउंटेन कांपने लगता है। लोफेंग खुद कंफ्यूज था। उसने सोचा, क्या ये वो साइन है कि ट्रेजर ओपन होने वाला है? देखते ही देखते माउंटेन की वाइब्रेशन बढ़ती गई। जो बाकी एयर्स वहाँ कैजुअली बातें कर रहे थे या ट्रेजर ढूंढ रहे थे, सबका ध्यान सीधा लोफेंग वाले माउंटेन पर गया। विद इन सेकेंड्स आसपास का पूरा स्काई अलग अलग रेसेस के एयर से भर गया। सब चिल्ला रहे थे, ट्रेजर ओपन हो रहा है, किसी ने ट्रेजर ओपन कर दिया है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन हेटर बार्क मिरर एम्परर की। वो भी उड़कर ऊपर आया, लेकिन उससे ये हजम नहीं हो रहा था। वो चिल्लाया, इम्पॉसिबल। उसने अपनी गोल्डन आई से देखा कि उस ट्रेम्बलिंग माउंटेन पर टोटल 7 लोग खड़े थे, जिसमें लोफेंग भी शामिल था। बार्क मिरर एम्परर अपने मल को तसल्ली देने लगा, पक्का ये बाकी 6 हेयर में से किसी एक का काम है, ये ब्लीड रिवर एम्परर तो नहीं हो सकता। भाई को लोफेंग से इतनी नफरत थी कि वो देखना भी नहीं चाहता था कि लोफेंग को कोई ट्रेजर मिले, क्योंकि बार्क मिरर एम्परर के पास भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर था। वो कैसे मान लेता कि लोफेंग को भी एक ट्रू ट्रेजर मिल जाएगा। माउंटेन के ऊपर जो बाकी लोग खड़े थे वो अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे थे। उन सब लोगों को लग रहा था कि उन्होंने उस ट्रेजर को ट्रिगर किया है। सब नर्वस और एक्साइटेड थे, भले ही उन्हें पता नहीं था कि माउंटेन तब हिला जब लोफेंग ने वहां लैंड किया, पर फिर भी सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद उनकी लॉटरी लग गई हो। आखिर ये 108 वैल्यूएबल में से एक था। तभी हुआ असली मैजिक। ऊपर 5 कलर ऑरोरा लेक ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। हज़ारों कलर ऑरोरा जो विरल पुल की तरह घूम रही थी, अचानक नीचे गिरने लगी। हर एक ऑरोरा 6000 माइल्स लंबी थी। वो मीटियोर की तरह नीचे आई और पूरे माउंटेन को कवर कर लिया, जैसे एक मैसिव बीट कर्टन बना रही हो। ये सीन देखकर सब एयर्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये ऑरोराज इतनी पावरफुल होती है कि इनमें से कुछ बीम्स ही एक यूनिवर्स नाइट को मारने के लिए काफ़ी थी। ये एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का सबसे पावरफुल गार्डिंग ट्रेजर था। अब माउंटेन के अंदर एयर अभी भी लड़ रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स आई और जितने भी लोग वहाँ थे, लोफेंग को छोड़कर सबको उठा के बैरियर के बाहर फेंक दिया। अब बैरियर के बाहर खड़े लोगों की नज़र सिर्फ सामने माउंटेन पर थी जहाँ लोफेंग खड़ा था। जब वहाँ खड़े सभी लोगों को पता चला कि लोफेंग ने ही ट्रेजर को ट्रिगर किया है, सभी लोगों के चेहरे उदासी से भर गए। बार्क मिरर एम्परर गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। ऑरोरा के कर्टेन के अंदर लोफेंग स्माइल कर रहा था। उसे पता था कि क्या हुआ है। 5 कलर ऑरोरा लेक एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। ये हर एयर को मॉनिटर करता है। जब लोफेंग पहले मरा था और रिवाइव हुआ था, तो लेक ने उसका डाटा रिकॉर्ड कर लिया था। ये एक सेक्टर लोड है, इसके पास क्लोन टेक्निक है। जब ये एट्रीब्यूट किसी हिडन ट्रेजर की कंडीशन से मैच हो जाए तो ट्रेजर अपने आप रिवील हो जाता है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ऑरोरा लेक ने उस एरिया को सील कर दिया, ताकि किसी और को पता ना चले कि लोफेंग को क्या मिला। तभी हमें ट्रेजर दिखाया जाता है जो कि एक वर्ल्ड रिंग में था। लोफेंग उस वर्ल्ड रिंग को एक्सेप्ट करता है और उसे चेक करने लगता है। उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, एक एंशिएंट शिप। उसका साइज़ लगभग 75,000 माइल्स लंबा और 19,000 माइल्स चौड़ा था, और उसका लुक एक सिल्वर लाइट में चमकता हुआ किसी समुद्री वॉरशिप जैसा लग रहा था। लोफेंग ने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स यूज़ की और अपना सोल इम्प्रिंट उस शिप पर लगा दिया। अचानक ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आने लगी। वो शिप श्रिंक होकर एक छोटे से ग्लास मार्बल के साइज़ का हो गया और सीधा उसके हाथ में चला गया। लोफेंग की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये एक फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रेजर था। यूनिवर्स में फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर बहुत रेयर होते हैं। हालांकि ये ऑफिशियली एक टॉप टियर ट्रेजर नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू एक ट्रू ट्रेजर के बराबर है। इसका नाम सिल्वर ड्रैगन फैंटम शिप था, और इसका फंक्शन ये था कि जब तक लोफेंग इसके अंदर है वो बिल्कुल सेफ है, यानी कि एक डिफेंस की तरह। तभी लोफेंग के दिमाग में आया, अगर मेरे पास ये शिप तब होता जब बार्क मिरर एम्परर मुझे हंट कर रहा था, तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये शिप एक बड़े फोर्ट की तरह था, और इस शिप की खासियत ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में बहुत तेज़ भागता है और इसका डिफेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स नाइट तो इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और यूनिवर्स मास्टर को भी बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी इसे डैमेज करने के लिए। लोफेंग बहुत खुश था। उसके पास सोल प्रोटेक्शन के लिए टावर पर्ल पहले से था, और अब फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए ये शिप मिल गया। लेकिन अभी लोफेंग के पास स्टार टावर को यूज़ करने की पावर नहीं थी। उसने डिसाइड किया, जब वो अनडाइंग बन जाएगा तब वो स्टार टावर यूज़ करेगा। फ्यूचर में जब वो और स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टार टावर उसका मेन वेपन होगा, लेकिन तब तक के लिए ये शिप उसका मेन व्हीकल रहेगा।
लेकिन नाम के मामले में लोफेंग को सिल्वर ड्रैगन फैंटम शिप थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने उसका नाम बदलकर एंशिएंट शिप गैलेक्सी रख दिया। लोफेंग अपना हाथ वेव करता है और वो ह्यूज एंशिएंट शिप गैलेक्सी उसके हाथ की स्किन में मर्ज हो जाती है। लोफेंग फुल एक्साइटमेंट में था। वो सोचता है, मैंने आज तक एम्परर से काफ़ी स्पेसशिप लिए, पर ये फील अलग ही है। मेरा प्लान था कि अनडाइंग बनने के बाद कोई बेटर शिप लूँगा, लेकिन ये एंशिएंट शिप गैलेक्सी तो किसी भी ह्यूमन या रोबोट रेस की शिप से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये सीधा एक ट्रू ट्रेजर को टक्कर दे सकती है। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही लोफेंग खुश हो रहा होता है, अचानक एक ऑरोरा एक लाइट केबिंग लोफेंग की तरह आती है। लोफेंग डर जाता है क्योंकि उसने देखा था कि कैसे इसी ऑरोरा ने एक यूनिवर्स नाइट को सेकंड्स में ही मार दिया था। वो डॉज करने की कोशिश करता है, पर स्पेस पूरी तरह सील था। लेकिन वो लाइट उसे मारती नहीं है, बस जेंटली टच करती है। जैसे ही वो लाइट टच होती है, पूरा पहाड़ वापस नॉर्मल हो जाता है। जो रॉक्स हवा में फ्लोट कर रहे थे वो वापस गिर जाते हैं और सारी लाइट्स वापस 5 कलर ऑरोरा लेक में चली जाती है। दूर खड़े बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है ये डिफेंडिंग ट्रेजर है, तो कोई बोलता है ये अटैकिंग है, तो कोई सोचता है ये रिकवरी ट्रेजर है। लोफेंग वहाँ रुकता नहीं, वो सीधा टेलीपोर्ट करके लैंड ऑफ ट्रेजर की एक घाटी में चला जाता है। अब आता है स्टोरी का इमोशनल और हैवी पार्ट। लोफेंग धीरे से कहता है, वाइन मास्टर। जब वो लाइट उसके सर पर लगी थी तब उसे एक मैसेज मिला था उस ट्रेजर के ओरिजिनल ओनर से। उस मैसेज में एक आवाज़ आई थी, मैं किसी रेस से बिलोंग नहीं करता, यूनिवर्स की शुरुआत से मैं अकेला हूँ, मेरा बस एक ही दोस्त है, क्रेन नाइट। मुझे नहीं पता मेरे पास ये शिप किसे मिलेगा, इसलिए मैं ये सिल्वर ड्रैगन फैंटम शिप अपने जूनियर्स के लिए छोड़ रहा हूँ। अब लोफेंग को ये ट्रेजर इसलिए मिला था क्योंकि उसने उस ट्रेजर की कंडीशंस को पूरा कर लिया था। वो कंडीशंस ये थी कि एक सेक्टर लॉर्ड जो 1000 चैलेंजेस जीता हो और बीस्ट कोड इनहेरिटेंस के 3rd लेवल को कंप्लीट कर चुका हो। अब सेक्टर लॉर्ड लेवल पे इतना कुछ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए आज तक ये ट्रेजर किसी को नहीं मिला था। उस ओनर ने एंड में कहा, याद रखना ये ट्रेजर तुम्हें वाइन मास्टर ने दिया है। इतना कह के वो आवाज़ गायब हो जाती है। लोफिंग तुरंत समझ जाता है कि ये कोई यूनिवर्स मास्टर लेवल का बंदा था, पर नाम अजीब था, वाइन मास्टर। तभी लोफेंग ने वर्चुअल यूनिवर्स में लॉगिन किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की। इसका रिजल्ट देख के लोफेंग के होश उड़ गए। वाइन मास्टर, जो कि एक इनबोर्न बीस्ट कोड था जो विंड एंड टाइम एलिमेंट को कंट्रोल करता था। ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग में पैदा हुए थे और ये बाय बर्थ ही बीस्ट कोड थे। वो खुद को राइडिंग विंड बुलाता था, पर उसे दारू इतनी पसंद थी कि बाकी सुप्रीम बिंग्स ने उसका नाम वाइन मास्टर ही रख दिया, लेकिन वो मर चुका था। ये सब इन्फॉर्मेशन देखकर लोफेंग थोड़ा शॉक था। यूनिवर्स में 2 तरह के बीस्ट कोड होते हैं, एक वो जो प्रैक्टिस करके बनते हैं और दूसरे वो जो पैदाशी यूनिवर्स मास्टर होते हैं। लोफेंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो प्रॉमिस करता है, वाइन मास्टर तुमने मुझे ये ट्रेजर दिया है, अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं इसका एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। थोड़ी देर बाद लोफेंग को ढूंढते हुए 1000 रेन एम्परर वहाँ आ जाता है। तभी 1000 रेन पूछता है, कांग्रेट्स ब्लेड रिवर, मैंने सुना है तुम्हें 108 टॉप ट्रेजर में से एक मिल गया है। लोफेंग कहता है, अरे बस ये तो लक था, बाकी लोग कहाँ हैं। 1000 रेन कहता है, सब पार्टी कर रहे हैं, ट्रोयान नाइट ने तुम्हारे लिए स्पेशल सेलिब्रेशन रखा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, अब चलो। अब यहाँ लोफेंग एक फ़नी बात करता है। वो बोलता है, अच्छा मैं सोच रहा था थोड़ा और घूम लूँ, शायद कोई और ट्रेजर मिल जाए। ये सुनकर 1000 रेन एम्परर हंसते हुए बोलता है, भाई इम्पॉसिबल, रूल ये है कि लैंड ऑफ ट्रेजर में तुम सिर्फ एक ही ट्रेजर ओपन कर सकते हो। लोफेंग का पोपट हो गया, उसे ये रूल पता नहीं था। 1000 रेन उसे समझाता है कि अगर वो अभी और घूमेगा तो लोग उस पर हंसेंगे कि ये लालच कर रहा है, जबकि रूल अलाउ नहीं करता। थोड़ी देर बाद दोनों ही घाटी से निकलते हैं और अपने पैलेस की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं, जो कुछ एनवियस थे तो कुछ जेलस। लोफिंग सोचता है कि पहले जब वो अर्थ से निकला था तो एक छोटी सी स्पेसशिप के लिए भी डरता था, पर अब उसके पास ट्रू ट्रेजर है और कोई उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। तभी सीन शिफ्ट होता है विलेंस की तरफ, जहां बार्क मिरर एम्परर का गुस्सा 7वें आसमान पे था। बार्क मिरर एम्परर गुस्से में कहता है, डैम इट, ये ह्यूमन बस लकी है, अगली बार मैं इसे बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। वापस सीन शिफ्ट होता है वर्चुअल यूनिवर्स में, जहां सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे।
सेलिब्रेशन मील के बाद प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर ने लोफेंग को बुलाया था। वर्चुअल यूनिवर्स के थंडर आइलैंड के टॉप पर प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर अपने टावरिंग पैलेस से नीचे देख रहे थे। लोफेंग वहां पहुंचता है और रेस्पेक्टफुली अपने टीचर को ग्रीट करता है। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर एक स्माइल करके पूछते हैं, तुझे 108 ट्रेजर में से एक मिल गया ना? लोफेंग कंफर्म करता है और बताता है कि उसे एक टॉप टियर फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रेजर मिला है जिसका नाम है सिल्वर फैंटम ड्रैगन शिप। उसके टीचर थोड़ा सोचते हैं क्योंकि उन्हें ये नाम तुरंत याद नहीं आता। फिर वो कहते हैं, तू बहुत लकी है, फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रेजर बहुत रेयर होते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स नाइट के लिए भी ये शायद उस शिव विंग से भी ज़्यादा डिज़ायरेबल है जो मैंने तुझे दिया था। लोफेंग इस बात से एग्री करता है, फिर वापस उसके टीचर से पूछता है, ये खजाना वहाँ छोड़ा किसने था? लोफेंग बताता है, वाइन मास्टर। मैंने ऑनलाइन चेक किया, वो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के अर्लीस्ट बीस्ट गॉड में से एक था। जैसे ही टीचर वाइन मास्टर का नाम सुनते हैं वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा अब समझा, ये उसकी वाइन शिप है। वाइन मास्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्स मास्टर था और एक इनबोर्न बीस्ट गॉड होने के नाते वो काफ़ी पावरफुल भी था, लेकिन सैडली इनबोर्न बीस्ट गॉड की किस्मत में ही शिकार होना लिखा है। यह कहकर प्राइमल क्यूरियोसिटी लीड का मूड थोड़ा ग्लूमी हो जाता है। लोफेंग शॉक हो जाता है, तभी उसे याद आता है ब्लड रिवर वर्ल्ड का वो एंशिएंट गॉड बीस्ट। तभी लोफेंग पूछता है, उनका शिकार क्यों किया जाता है? तो यहाँ प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर एक डार्क रियलिटी रिवील करते हैं। वो बताता है कि इनबोर्न बीस्ट गॉड नॉर्मल बीस्ट गॉड से अलग होते हैं। वो यूनिवर्स के एसेंस से पैदा होते हैं, इसलिए वो खुद में ही एक नेचुरल ट्रेजर माने जाते हैं। उनके स्केल्स, फोर्स, ब्लड, बॉडी का हर एक पार्ट एक अमेजिंग इफेक्ट होता है जो हज़ारों ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर से भी ज़्यादा प्रेशियस होता है। एक बीस्ट गॉड को मारना मतलब सुप्रीम बींग्स के लिए एक दावत होती है। ये सुनकर लोफिंग हैरान रह जाता है। उसके टीचर उसको समझाते हैं कि हाँ, बीस्ट गॉड का हर एक पार्ट एक रिसोर्सेज और एक अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ होता है। यूनिवर्स में कंपटीशन के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का गेम अलग है। वो क्लेम करते हैं कि वो किसी फैक्शन को फेवर नहीं करते, इसीलिए बाकी रेसेस अपने टैलेंटेड फाइटर्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजती है। यही रीज़न है कि वो यूनिवर्स की नंबर 1 पावर है। लेकिन असलियत ये है कि सब कम्पीट कर रहे हैं। जब पहली बार एक इनबोर्न बीस्ट गॉड मरा था, तब सबको पता चला कि उनकी डेड बॉडी कितनी काम की है। उसके बाद से सारे इनबोर्न बीस्ट गॉड का शिकार शुरू हो गया था। चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो पावरफुल लोगों के द्वारा ज़रूर मारे जाते हैं। प्राइमल क्यूरियोसिटी लीडर लोफिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जैसे वो ब्लड रिवर क्रिस्टल जो तू यूज़ कर रहा है वो भी एक इनबोर्न बीस्ट गॉड से ही आया है। ये सुनकर लोफिंग का दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि ब्लड रिवर वर्ल्ड में जो मरा था वो एक बीस्ट गॉड ही था। तभी उसका टीचर एक फाइनल लेसन देते हुए कहता है, कमज़ोर हमेशा ताकतवर का शिकार बनता है। दूसरी रेसेस के लिए तुम बस एक अनोतर रेस हो, कोई तुम पर तरस नहीं खाएगा। सिर्फ कंपटीशन एटर्नल है। तुम्हें बस रिसोर्सेज गैदर करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी तुम शायद हमारी ह्यूमन रेस के एक पिलर बन सकते हो। अब टॉपिक आता है लोफिंग की ट्रेनिंग पर। उसके टीचर कहते हैं, अनडाइंग बनने से पहले उस ब्लड रिवर क्रिस्टल के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाना। अब क्योंकि लोफिंग एक ब्लैक वॉरियर है, तो वो अपना लाइफ जीन लेवल 100 टाइम तक इम्प्रूव कर सकता है। 100 टाइम। यहाँ हमें बताया जाता है कि लोफिंग की ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी 9 वॉल्यूम मैनुअल की वजह से ऑलरेडी 48 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो ब्लड रिवर पावर यूज़ करे तो वो 480 टाइम्स तक पहुंच जाती है। वो ऑलरेडी एक मेजर यूनिवर्स लाइफ फॉर्म बन चुका था, लेकिन प्राइमल क्यूरियोसिटी लीड को ये नहीं पता। वो कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं, 100 टाइम लिमिट है। बॉडी स्ट्रेंथ, एम्पलीफिकेशन सबकी लिमिट 100 टाइम्स है। यह यूनिवर्स का रूल है। लोफिंग चुप रहता है। उसे पता था कि सोल और बॉडी एम्पलीफिकेशन कितने रेयर होते हैं। लोफिंग के पास डिमन नॉट जनरल इनहेरिटेंस से सिर्फ 32 टाइम्स सोल एम्पलीफिकेशन हुआ था, लेकिन अपनी बॉडी स्ट्रेंथ में कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ था। लोफिंग थोड़ा एक्टिंग करते हुए पूछता है, क्या लिमिट सच में 100 टाइम्स है? टीचर कंफर्म करते हैं, हाँ बिल्कुल 100 टाइम्स। लोफिंग मन ही मन सोचता है, लेकिन मेरी गोल्डन बेस्ड बॉडी तो 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो क्यूरियोसिटी में पूछता है, क्या 100 टाइम्स से ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं है? टीचर कहते हैं, हाँ है, और वो है सोल ट्रांसफ़र। लेकिन लोफिंग एक बार फिर पूछता है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है? उसके टीचर जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ है, और वो है क्लोन टेक्निक। पर क्लोन टेक्निक से जो ब्रीड हो सकते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं,
तभी लोफेंग समझता है शायद इसीलिए वो वर्ल्ड ट्री को ब्रीड नहीं कर पाया था। फाइनली लोफेंग एक बार और पूछता है एनी अदर वेज। टीचर पहले मना करते हैं पर फिर हेजिटेट करके बताते हैं यूनिवर्स बहुत बड़ा है, शायद कुछ ऐसे सीक्रेट मेथड हो जो मुझे भी नहीं पता, पर यूनिवर्स फेयर है, अगर कोई ऐसा मेथड होगा तो वो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। लोफेंग अपने मन में एग्री करता है। तभी लोफेंग को याद आता है कि 9 वॉल्यूम मैनुअल जो कि उसके टीचर जो शानकी या माउंटेन सेटिंग गैस ने क्रिएट किया था, उसे बनाने के लिए यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जो शानकी ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, तब जाके ये पॉसिबल हुआ था। और फिर भी सिर्फ एक क्रीचर ही इसे सीख सकता है, यूनिवर्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी उसके टीचर हंसते हुए कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, 100 टाइम लिमिट है और वो भी बहुत रेयर है। तुम ऑलरेडी एक ब्लैक वॉरियर हो, फ्यूचर में बीस्ट कोड ब्लड यूज़ करके तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो। लोफेंग हाँ में जवाब देता है, पर उसका प्लान क्लियर है। वो अनडाइंग बनने से पहले ब्लड रिवर क्रिस्टल मर्ज करेगा ताकि उसकी गॉडली बॉडी सुप्रीम लेवल तक पहुंच सके। तो गाइज़ आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।